जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। आज उसी का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और अल्टीमेटली आज वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे। लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आप लोगों ने उसका आंसर अच्छी तरह से दिया, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। Acids, bases and salts. First of all, what are the topics to be covered? सबसे पहले तो हम करेंगे अपना revision. Then we will understand what are acids, what are bases, what are salts. उनके जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको समझेंगे। उसके बाद में जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। कुछ डेली लाइफ में उनके यूजेस देखेंगे, हर चीज़ को कवर अप करते हुए चलेंगे और आखिरी में करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व, जिससे ये समझ पाएं कि हम किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन को कर रहे हैं। राइट, ठीक है। सबसे पहले रिवीजन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि जो भी केमिकल चेंजेस हमारे आसपास में होते हैं, वो चेंजेस जहाँ पे कुछ नया ही प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज एकदम नई होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया था तब हमारे पास बना था वाटर, जिसकी प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। इन्हीं को हम लोगों ने बोला था केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस को लिखने का तरीका क्या था? केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन मैंने बता रखी है। यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड को किस तरह से डिनोट किया था, एक्वस को किस तरह से डिनोट किया था। प्रेसिपिटेट जब होता है तब नीचे का एरो लगाते हैं, जब गैस इवॉल्व होती है तब ऊपर जाता हुआ एरो लगाते हैं। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। रिएक्टेंट्स इस साइड, प्रोडक्ट्स इस साइड। राइट, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रही है। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये सारी गैसेस निकलती हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, मैंने बताया था कि कोई भी अगर रिएक्शन होती है तो वो एक्सोथर्मिक हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है, तो चेंज इन टेम्परेचर के साथ में वो होती है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है तब भी हम बोल सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है। राइट, उसके बाद में चेंज इन कलर की हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पे भी चेंज हो रहा था कलर, इस इक्वेशन में भी ऑरेंज से ग्रीन हो रहा था, ये हम लोगों ने समझा था। लेटर वी सॉ दैट द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट भी कभी कभार हो जाता है। ये सारी वो चीज़ें थी जिससे हमें ये पता चल पा रहा था कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। दैट वाज क्लियर। ठीक है, हम लोग डिनोट किस तरह कर रहे थे? सॉलिड्स को S से कर रहे थे, लिक्विड्स को L से, गैसेस को G से, एक्वस सॉल्यूशंस को AQ से। ठीक है, उसके बाद में गैस के लिए ऊपर वाला एरो, प्रेसिपिटेट के लिए नीचे वाला एरो। बार बार यही बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट था। इक्वेशंस को इसी तरह से डिनोट करते हैं। जगत जननी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड, वो सब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन सिंबल्स के फॉर्म में। ठीक है, दैट वाज क्लियर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था दो प्रकार की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, या तो एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस थी जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही थी और अल्टीमेटली हम लोगों को प्रोडक्ट दे रही थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो जिसमें हीट इवॉल्व हो रही थी। तो जब हम लोगों ने लिखा था रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होते हैं टू गिव प्रोडक्ट, ठीक है, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हम लोग हीट को लिखेंगे रिएक्टेंट्स के साइड में। ये हमारा एंडोथर्मिक का था। यदि हम एक्सोथर्मिक की बात कर रहे थे तब रिएक्टेंट्स प्लस रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स दे रहे थे तब हम प्रोडक्ट्स की साइड में लिख रहे थे हीट का इवोल्यूशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। दिस शुड बी क्लियर। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ी थी अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं। राइट, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंथेसिस रिएक्शन, जहां पे कोई दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक हम लोगों को प्रोडक्ट दे रहे थे। उसके बाद में हम लोगों ने जस्ट इसका उल्टा पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक कोई रिएक्टेंट है जो टूट कर हम लोगों को दो चीजें दे रहा है। उसमें हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। दिस शुड बी क्लियर। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्षय कुमार का मीम याद है ना? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उस
वो रिप्लेस कर देगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसी में हम लोगों ने देखी थी एक रिएक्टिविटी सीरीज, जो ज़्यादा ऊपर होगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा, वो दूसरे को रिप्लेस कर लेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा, या तो हाइड्रोजन निकल रहा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। रिडक्शन जब हो रहा था तब या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होंगे, या ऑक्सीजन निकल रहा होगा। जस्ट अपोजिट केस है। और ये बताया था जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड्स, ठीक है। ये हम लोगों ने समझा था। इसी एग्जाम्पल को हम लोग देख ले, जहां पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है उनको हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस बोला था, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडेटिंग, ठीक है। ये भी क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल H2O की यदि मैं बात करूं तो वो H2 और O2 में कन्वर्ट अगर हो रहा है तो यहाँ पे ये जो वाटर है इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोगों ने ऑक्सीडेशन बोला था। और इसी का रिडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जा भी तो रहा है। एक ही रिएक्शन में हम लोगों को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला था, ठीक है। नाउ उसके बाद में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा था जो कि था कोरोजन का और रस्टिंग, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। ये हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ताजमहल का देखा था कि किस तरह से ये कोरोड होता जा रहा है। हमारा जो वंडर है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो किस तरह से कोरोड हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा था। ऑयल रिफाइनरी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वजह से इसका जो मार्बल है वो धीरे धीरे कोरोड हो रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने रैंसिडिटी के कंसेप्ट को समझा था। रैंसिडिटी क्या होता है, जो ऑयल और फैट्स होते हैं हमारे फूड मटेरियल में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इससे बचने के तरीके देखे थे, एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते थे, या फिर हम लोगों ने जब चिप्स के पैकेट्स देखे थे तब उसमें नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है जिससे ऑक्सीजन का उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट ना हो। फ्रिज में रख देते हैं जिससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो। रस्टिंग से बचाने के लिए मैंने क्या बताया था इससे पहले, जो रस्टिंग देखा था हम लोगों ने आयरन को कवर कर दिया था, एक गैल्वेनाइजेशन कर दिया था जिसमें सैक्रिफाइशियल हम लोगों ने मटेरियल्स उसको कवर किया था। उसके बाद में हम लोगों ने आयरन के अलॉयज भी बना दिए थे, उसको पेंट भी कर दिया था। ये सारे तरीके हो गए थे रस्टिंग से बचने के। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अ ब्रीफ, वेरी ब्रीफ रिविजन, ठीक है। एक बार दिमाग से पूरी पिक्चर चल जानी चाहिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, राइट। उसके बाद में ये क्वेश्चन था जो मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था, राइट। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट दिया है। इसका आंसर है बेटा 1, 3, 2, 3। एंड आई रियली अप्रिशिएट जब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज़ का आंसर देते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को फील कर पाती हूँ फिर कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर देने में, ठीक है। इस क्वेश्चन को LHS RHS के कंसेप्ट से तो सॉल्व किया भी जा सकता है। साथ में एक और तरीका बताती हूँ, यदि उसमें थोड़ा भी तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो सारे ऑप्शंस को रख के एक बार देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे सपोज अगर मैं 1, 3, 2, 3 की बात करूँ तो हमारे पास में ये इक्वेशन है Fe2O3 प्लस CO विच इज गिविंग अस Fe प्लस CO2, राइट। अब इसमें अगर मैं ये रख कर देखूँ 1, 3, 2, 3 चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, उसके बाद में यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3। तो हम इसके बाद में अब चेक करते हैं कि यहाँ पे कितना नंबर हो रहा है Fe का, C का और O का, LHS में और RHS में, ठीक है। LHS में Fe का कितना नंबर है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितना नंबर है, 2 है, ओके मैम। C का यहाँ पे कितना है, C यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना है, 3 है, ओके मैम। यहाँ पे O कितना है, 3 और 3 6। यहाँ पे कितना है, 3 × 2 6, ठीक है, 6 6, यानी हमारा सेकंड ही करेक्ट आंसर था। क्रॉस चेक भी कर लिया, दिस शुड बी क्लियर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यार, पहले भी बोला था अगर इस तरह से करोगे तो आंसर्स आसानी से निकल जाएंगे। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस मैंने तुम लोगों को समझाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये हम लोगों का निकल कर आ रहा था। दिस शुड बी क्लियर। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है हमारा, जो हमने पहले पढ़ा था।
अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि हम लोग डेली लाइफ में हर जगह देख ही रहे हैं यार, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हमारे आसपास ही हम लोग देख रहे होते हैं। एग्जांपल्स देती हूँ, सिट्रिक एसिड जो कि मौजूद होता है हमारे सारे विटामिन सी वाले फ्रूट्स में। कौन कौन से फ्रूट, जैसे ऑरेंज ले लो यार, सिट्रिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। अब देखो तुम लोग चाइनीज़ खाना खाने जाते हो, वहाँ पे वो उछाल उछाल के नूडल्स बना रहा होता है, उसमें विनेगर ऐड करता है, वो भी हमारा एसिड है। उसके बाद में यदि मैं बेसिस की बात करूं तो गलती से कभी नहाते नहाते साबुन मुंह में चला गया है तो एकदम से कड़वा लगता है, बेसिस की प्रॉपर्टी है वो बेस होता है, ठीक है। सॉल्ट तो टेबल सॉल्ट ही हमारा सॉल्ट का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। डेली लाइफ में हम हर जगह इन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को देख रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज भी इसीलिए रिलेट करना हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी कर दूंगी मैं तुम लोगों के लिए, समझना। लेट्स गो ऑन, ठीक है। चलो यहाँ पे हम बहुत हाउस होल्ड जो एसिड्स एंड बेसिस हैं उनकी बात कर रहे हैं। एसिड्स में विनेगर, ठीक है, जो खाने में डलता है, लेमन जूस सिट्रिक एसिड होता है, बैटरी में जो एसिड यूज होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बैटरी एसिड्स में यूज होते हैं। उसके बाद में सोडा, वो आंटी वाला सोडा हम जब मैं छोटी थी तब मिला करता था मेरे घर के बाहर, उसमें क्या होता है, सोडा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, एसिडिक बन जाता है, वो होता है सोडा, जो कि बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद था। उसके बाद में बेसिस की यदि मैं बात करूं तो बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारा खाने में बेकरी में डलता है। बेकिंग सोडा का मैं बाद में बताऊंगी कि जब बेकिंग सोडा खाने में डलता है और जब ये हीटअप होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकलता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी केक वगैरह से बाहर निकलती है तो वो पोर्स बनाते हुए निकलती है जो उस चीज़ को फ्लफी कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए बेकरी में यूज होता है बेकिंग सोडा। अमोनिया हो गया, साबुन हो गया हमारा, बोरैक्स हो गया जो कि वॉशिंग पाउडर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज कर ही रहे हैं, हमारे आसपास पूरा मौजूद है हमारे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर। तो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एसिड्स। एसिड्स का बेसिकली अगर हम देखें तो टेस्ट उनका साउर टेस्ट होता है, ठीक है, साउर टेस्ट होता है, और इस साउर टेस्ट की वजह से ही इनका नाम एसिड पड़ा है। पता है, लैटिन वर्ड है एसिडिस, जिसका मीनिंग होता है साउर, ठीक है। साउर इन टेस्ट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, इज अ मेन प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी में बेस मत समझ लेना, बेसिक मतलब बेसिक, ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की। लेकिन यदि हम बेसिस की बात करते हैं तो वो बिटर होते हैं टेस्ट में। उसके बाद में दीज आर कोरोसिव इन नेचर। पता ही है, एसिड नाम से ही सुन के कोरोसिव खतरनाक सा लगता है, एसिड की बॉटल्स पे ऐसे रेड क्रॉस बना होता है। दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इसीलिए कभी भी हम लोग एसिड्स को मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं क्योंकि उनको कोरोड कर देते हैं। एल्यूमिनियम आयरन को ये कोरोड कर देते हैं, इसीलिए हमेशा इन्हें ग्लास के कंटेनर्स में रखा जाता है, मेटल के कंटेनर्स में इन्हें नहीं रखा जाता है। कोरोसिव इन नेचर होते हैं। उसके बाद में इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि दीज रिलीज H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्या मतलब है ये समझो, जब भी हम एसिड को पानी में मिलाकर एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तब ये पानी में H+ आयंस रिलीज करते हैं, और ये इनका मेजर प्रॉपर्टी है। देखो, हर बार तुम एसिड को टेस्ट करके तो नहीं बता सकते ना, हर एसिड को टेस्ट करने बैठे तो बेटा निपट जाओगे, बहुत कोरोसिव होता है, ठीक है। इसीलिए एसिड्स का साउर टेस्ट होता है, जो वीक एसिड्स होते हैं उनका तो हम बता सकते हैं, लेकिन यदि हमको एक केमिस्ट के लैंग्वेज में बताना है कि एसिड्स क्या होते हैं तो वो तो उसका फॉर्मूला बताएगा। और सारे एसिड्स में तुम लोग देखोगे H तो होता ही है। सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, यहाँ पे H2SO4 में H होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें भी H है। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें भी H है। इन सब में H होता ही है, और जब हम इनको पानी में मिलाते हैं तब ये हमें H+ आयन देते हैं। ये एसिड्स का एक मेजर प्रॉपर्टी होता है। अब ये जो H+ आयन होता है ना, ये भी स्टेबल नहीं होता। ये H+ आयन उसी पानी में मिलकर, उसी पानी के मॉलिक्यूल से मिलकर हम लोगों को हाइड्रोनियम आयन देता है। क्या देता है? H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बच्चा, ठीक है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि एसिड हमें पानी में दे क्या रहा है तो हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन दे रहा है मैम, क्योंकि H+ आयन जो है वो तो हमारा अनस्टेबल है, वो वाटर मॉलिक्यूल से तुरंत मिल जाएगा और हम लोगों को हाइड्रोनियम आयन दे देगा। तो ये हमारे एसिड्स की मेजर प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद में
एसिड्स कैन कोरोड मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन ड्यू टू देयर कोरोसिव नेचर, इसीलिए इनको ग्लास कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, ये मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया। अब यदि मैं बात करती हूँ बेसिस की, तो बेसिस कड़वे होते हैं भैया टेस्ट में, साबुन मुंह में गया कड़वा लगा, बिटर होता है टेस्ट में। बेसिस आर हैविंग बिटर टेस्ट एंड दीज आर हैविंग अ बिट ऑफ सोपी या सॉफ्ट टच, ठीक है, सोपी सा टच में फील होते हैं ये। अब जैसे हम लोगों के पास में एसिड्स की प्रॉपर्टी थी कि ये लोग H+ रिलीज करते हैं, उसी तरह जो बेसिस होते हैं वो रिलीज करते हैं OH- आयन को, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। OH- आयन ये लोग रिलीज कर रहे होते हैं वाटर के अंदर, ये याद रखना है। H+ एसिड्स OH- बेसिस रिलीज कर रहे होते हैं, केमिस्ट की नजरों से हम देख रहे हैं ये रिलीज कर रहे होते हैं पानी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए हमारे सॉल्ट्स के, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया। अब इस चीज को याद रखना कि इसको बोला जाता है कॉस्टिक सोडा और इसको बोला जाता है कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्टिक का मतलब होता है जो कि कोरोज कर सकता है, जो कि हार्मफुल हो सकता है जब हमारी स्किन के ऊपर पड़े, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉस्टिक, ये हम याद रखेंगे। और क्या एग्जाम्पल हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। ये हमारे कुछ बेसिस के एग्जाम्पल्स हो गए। एसिड्स H+ रिलीज करते हैं, बेसिस रिलीज करते हैं OH- आयन को। अब इस चीज को समझो कि जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं, ये नाम है स्पेसिफिकली उन बेसिस का जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है एसिड्स और बेसिस के अंदर। एसिड्स का एक साउर टेस्ट होता है, और यदि हम केमिस्ट की भाषा में देखें तो ये H+ रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, एक्वा सोल्यूशन के अंदर, और ये H+ भी स्टेबल नहीं होता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हम लोगों को हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ कॉमन एसिड्स देखे थे, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड हम बाद में पढ़ेंगे कि विनेगर में जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में इनको स्पेसिफिकली ग्लास के कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है क्योंकि कोरोसिव होते हैं नेचर में, मेटल को कोरोड कर देते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने जब बेसिस की बात की थी तो बेसिस कंपैरेटिवली बिटर होते हैं टेस्ट में, OH- आयंस ये रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। और कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश की हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली थी। कॉस्टिक का मतलब क्या हो गया था ये समझ में आ गया था। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग एल्कलीज बोलते हैं, दिस वाज क्लियर बेटा, ठीक है। नाउ सॉल्ट्स क्या होते हैं, हम लोगों को सॉल्ट्स कहाँ देखने को मिलते हैं आसपास? टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाने में नमक डालते हैं वो हमारा सॉल्ट हो जाता है। पोटैश एलम जो फिटकरी होती है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का सॉल्ट होता है। सॉल्ट बनते कैसे हैं? एसिड्स और बेसिस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं सॉल्ट्स। इसकी पूरी रिएक्शन को हम बाद में समझेंगे, जो भी सॉल्ट्स हैं किस तरह से बनते हैं, एक एक चीज को हम लोग बाद में समझने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हम अगर उनको इस बेसिस पे बांटें कि वो कौन से सोर्स से आए हैं तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारे हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और एक हो जाते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड्स। अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स का सोर्स होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं ये हमको? प्लांट्स से एंड एनिमल सोर्सेज से हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। और ये कंपैरेटिवली थोड़ा मिनरल एसिड से वीकर एसिड्स होते हैं। वीकर का मतलब ये होता है कि ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कोरोसिव नहीं होते हैं। नॉर्मल जो हम लोग खाना वगैरह जो खाते हैं जिसमें एसिड जिन भी चीज़ों में मिलता है, खाने लायक होता है, ज़्यादा कोरोसिव नहीं होता है, वो सारे आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर। वीकर एसिड्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हम डेली लाइफ में एसिड्स देखते हैं उनके। सबसे पहला लैक्टिक एसिड। जब हम लोग दूध को ऐसे फ्रिज के बाहर ज्यादा देर तक छोड़ देते हैं, वो ऐसा खट्टा पड़ जाता है, ठीक है, वो किसकी वजह से पड़ता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। दही जमता है लैक्टिक एसिड की वजह से। तो लैक्टिक एसिड के सोर्सेस क्या हो गए? कर्ड हो गया,
मिल्क हो गया। उसके बाद में ऑक्सैलिक एसिड हम लोगों को देखने को मिलता है टमाटर में, जो खट्टापन होता है वो ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होता है। स्पिनच, इसमें भी ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड हम लोगों को सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, ठीक है। अब मैलिक एसिड हम लोगों को एप्पल में देखने को मिलता है। टार्ट्रिक एसिड अनराइप मैंगोज, ठीक है, जो कच्ची कैरी होती है वो एकदम खट्टी जो होती है ना, वो टार्ट्रिक एसिड की वजह से होती है। ग्रेप्स की यदि हम बात करें तो टार्ट्रिक एसिड उनमें होता है। फॉर्मिक एसिड एंड्स स्टिंग में मिलता है। अब इस चीज को समझो, कुछ एनिमल्स के पास में अपना खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे वो एनिमीज से खुद को बचा सके। एंट जो होता है उसका जो स्टिंग होता है वो स्टिंग के थ्रू एसिड रिलीज करती है, जो कि होता है फॉर्मिक एसिड। कभी भी लाल चींटी काट लेती है या फिर मधुमक्खी काट लेती है तो मम्मी क्या करती हैं, भाग के बेकिंग सोडा लेकर आती हैं, ठीक है, वो रब करती हैं उसके ऊपर या फिर साबुन घिसते हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एसिड है और साबुन या फिर बेकिंग सोडा हमारा बेस है, ठीक है। एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है और हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा और सोप ऑन द स्टिंग ऑफ एंट। एंट के स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में आया था कि फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ देखने को मिलता है बेटा। उसके बाद में एसिटिक एसिड हम लोगों को विनेगर में देखने को मिलता है। जो चाइनीज फूड रेस्टोरेंट्स में तुम लोग टेस्टी से नूडल्स और मंचूरियन वगैरह खाते हो, उसमें जो विनेगर डलता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, रिमेंबर दिस। एस्कॉर्बिक एसिड की यदि मैं बात करूं तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स में मिलता है, आंवला में मिलता है हम लोगों को एस्कॉर्बिक एसिड। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हम लोगों ने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो उसकी डेफिशिएंसी जो बहुत कॉमन हम लोगों को देखने को मिलता है, ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से वो होने वाली डिजीज जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड्स देख लिए। अब देखो कुछ मिनरल एसिड्स। मैंने ये बोला था मिनरल एसिड्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं बेटा। मिनरल एसिड्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। इनके सोर्सेस क्या रहते हैं? रॉक्स एंड मिनरल्स। यहाँ से हम लोगों को मिनरल एसिड्स मिलते हैं या फिर इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोला जा सकता है। सबसे पहला एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। याद होगा तुम लोगों को HCl कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने बायो में, हमारे पेट के अंदर होता है भैया HCl, ठीक है। HCl जो पेट के अंदर मौजूद होता है वो स्टमक के पूरे जो एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक कर देता है, जिससे बचने के लिए हमारे स्टमक में एक म्यूकस की लाइनिंग भी होती है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को तो मारता ही है हमारे स्टमक में, ठीक है, और साथ ही साथ में पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाता है। रिवाइज कर पा रहे हो? याद आ रहा है? पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स के लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन कौन बना रहा था? HCl बना रहा था। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यूज टू रिमूव रस्ट फ्रॉम द मेटल्स, मेटल से रस्ट हटाने के भी काम आता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो इसको यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरीज में, फर्टिलाइजर्स में, पेंट्स में, प्लास्टिक्स एंड डाइज में यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। उसके बाद में नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये भी फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, प्लास्टिक्स में, एक्सप्लोजिव्स में यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद में एसिडिक एसिड जो हमारा विनेगर होता है वो यूज इन फूड सप्लीमेंट्स एज अ रॉ मटेरियल एंड यूज एज अ सॉल्वेंट एज वेल। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं मिनरल एसिड्स के। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे कि एसिटिक एसिड गलती से लिख दिया गया है। एसिटिक एसिड इज नॉट अ मिनरल एसिड बट इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है, द किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनाने में मदद करता है और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में भी डाला जाता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, द सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, depending upon the amount of water present, दो
और एसिड्स के प्रकार हो सकते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड्स और एक होता है डाइल्यूट एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स जिसमें बहुत कम पानी की क्वांटिटी होती है, हम यही समझ सकते हैं ना कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी बहुत कम होता है, वो हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड एसिड, जो कि हार्मफुल भी ज़्यादा हो जाएगा। डाइल्यूट एसिड्स में पानी का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की हम बात करने वाले हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से पूरे फोकस के साथ में देखना। अगर एसिड्स को मेटल्स के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो हम लोगों को दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है सॉल्ट और एक मिलता है हाइड्रोजन गैस। इसको ध्यान से देखो, अगर एसिड को एक्टिव मेटल से रिएक्ट किया गया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। एग्जांपल देखो HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट किया है तो हम लोगों को MgCl2 मिला है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। क्या याद रखेंगे, जब भी एसिड्स को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे हम लोगों को सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन गैस हम लोगों को बबल्स के साथ में निकलती हुई नजर आती है, एक ब्रिस्क एफर्विसेंस के साथ में निकलती हुई नजर आती है। यदि तुम लोग कोई ऐसा बीकर लो, ठीक है, बीकर में तो नीचे कोई मेटल डला हुआ है, मेटल के साथ में ऊपर से तुम लोगों ने एसिड डाल दिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है? एक माचिस की तीली लेकर आओ जलती हुई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जैसे ही जलेगी, ठीक है, वैसे ही एक पॉप की आवाज आती है, एक पॉपिंग साउंड आता है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है। तो यहां से ये समझो कि मेटल्स के साथ में रिएक्शन से क्या होता है। अगर रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है। एसिड्स ऑन रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विल गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोगों ने मेटल्स के साथ में रिएक्ट करवाया था तो हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिली थी, यहाँ पे हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। एग्जाम्पल देखें, जब हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवाया है, ठीक है, एक मेटल कार्बोनेट है ये, तो हम लोगों को क्या मिला, सॉल्ट मिला प्लस वाटर मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो अब ये देखो, देखो जो लाइम वाटर होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब मैं इससे CO2 गैस को पास करूंगी तब हमें मिलता है एक वाइट प्रेसिपिटेट। किसका वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, जो इसको देता है एक मिल्की अपीयरेंस, ठीक है, मिल्की अपीयरेंस दे देता है हमारे लाइम वाटर को। अब क्या होता है, इसमें यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड और डालती जाऊंगी और पास करवाती जा रही हूँ लाइम वाटर से, तो यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में बदलाव आता है भाई। यहाँ पे मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है तब ये होता है कलरलेस, ठीक है। जो मिल्की अपीयरेंस आई थी ना बेटा, वो यहाँ पे हो जाएगी गायब। तो क्या हुआ, CO2 गैस को जब मैंने लाइम वाटर से पास करवाया, लाइम वाटर यानी क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब मैंने पास करवाया तब मुझे मिला कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट देता है, जिसकी वजह से एक मिल्की अपीयरेंस आ रही थी। और हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाला तो ये मिल्की अपीयरेंस गायब भी हो जाती है, क्योंकि बन जाता है हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसी से हम पहचान सकते हैं कि किस तरह से CO2 गैस रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ में। CO2 गैस का आइडेंटिफिकेशन का तरीका बेटा ये है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं? यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या प्रकार के एसिड्स देखे। सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड देखा था, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो हम लोगों को प्लांट और एनिमल सोर्सेस से मिल रहे थे, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड को। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स को, कि ये क्या होते हैं। देखो, जब तुम लोगों ने पानी में किसी भी एसिड को डाला,
उसने पानी में H+ आयंस दिए तुम लोगों को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो सारे के सारे हमारे एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो सब के सब हम लोगों को H+ आयन दे देंगे, सब के सब नहीं तो मैक्सिमम हम लोगों को H+ आयंस दे देंगे। वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को H+ आयंस पानी के अंदर एक्वस सोल्यूशन के अंदर नहीं देंगे। यही डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में। देखो यहाँ पे समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर टू फर्निश देयर रिस्पेक्टिव आयंस, दोज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स की यदि मैं बात करूं तो दीज when only a few molecules give acid dissociate in water to furnish their respective ions, that is H+, ठीक है। बहुत कम molecules जब हम लोग को H+ ions देंगे तब उनको weak acids बोला जाएगा। जो पूरे के पूरे dissociate हो जाएंगे हमें H+, बहुत सारे H+ ions देने के लिए, उनको strong acids बोलेंगे। as simple as that, कुछ नहीं है नया। examples देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड विच वाज द किंग ऑफ एसिड्स कम्स इन दिस, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दो याद रख लो कौन कौन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर आते हैं। वीक एसिड्स में कौन आ जाते हैं? एसिटिक एसिड आ जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोसाइनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारे आ जाते हैं वीक एसिड्स के अंदर, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं पानी के अंदर हमें H+ आयंस देने के लिए, ठीक है। दिस शुड बी क्लियर। नाउ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, अजीब सा नाम लग रहा है ना, एसिड की बेसिसिटी। अब ये क्या होता है इस चीज़ को समझो। जब भी हम किसी एसिड को नॉर्मली देखें, ठीक है, एसिड को हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं तो वो हम लोगों को H+ नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम उसको पानी में डालते हैं तब वो हम लोगों को H+ दे रहा है। यानी कि एसिड अपन लोगों को पूरी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहाँ दिखा रहा है? पानी के अंदर दिखा रहा है, जब हम लोगों को अल्टीमेटली H+ आयन मिल रहा है तब। तो एक ऐसा एसिड जो कि जितने भी नंबर ऑफ H+ आयंस दे रहा है हमें पर मॉलिक्यूल, जितने भी नंबर दे रहा है उसको हम उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। क्यों बेसिसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो पानी में हम लोगों को H+ देगा, यही H+ हमारे बेस के OH- के साथ में जाके रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा जब एसिड्स और बेसिस मिलेंगे, ठीक है। तो कितने ज़्यादा H+ पर मॉलिक्यूल इसके साथ में न्यूट्रलाइज हो सकेंगे बाद में जाके। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ ions present per molecule of an acid is known as the basicity of an acid. अब समझ में आ गया इसको बेसिसिटी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कितने सारे रिप्लेसेबल ऐसे हमारे H+ आयंस मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में, जो हमारे OH- के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन शो करेंगे, राइट। देखो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे HCl की, ठीक है, HCl के अंदर हमें एक H देखने को मिल रहा है, ये एक H ही फर्निश करता है पानी में जाके। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितने H होंगे उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि नंबर ऑफ H इज डिफरेंट देन द नंबर विच आर प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन आफ्टर इट डिसोसिएट्स। मतलब समझो, HCl की बेसिसिटी 1 हो गई क्योंकि उसमें एक ही H रिलीज हो रहा था, इसमें एक H होता भी है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे CH3COOH की, तो इसमें तो 4 H हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी बेटा 4 नहीं होती है। इस चीज़ को तुम लोग याद रखोगे, ठीक है। इसकी बेसिसिटी होती है 1, क्योंकि ये सिर्फ एक ही H+ आयन रिलीज कर रहा होता है पानी के अंदर। यानी कि जितने H हम लोगों को देखने को मिलेंगे फॉर्मूला में, हमेशा उतनी ही बेसिसिटी नहीं होती है। जितने H+ आयंस वो पानी में रिलीज कर रहे हैं, जो फर्दर रिप्लेस हो सकते हैं, उनको हम लोगों ने बोला है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द बेसिसिटी ऑफ एसिड इज द number of hydrogen ions that can be produced by one molecule of acid in an aqueous solution, ठीक है। देखो अब समझो, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, इस तरह से हम बता सकते हैं। क्या बोल रही हैं मैम? देखो अगर एक ही H+ आया तो मोनोबेसिक, 2 आए तो डायबेसिक, 3 आए तो ट्राइबेसिक, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नाम रख सकते हैं उनके। एग्जाम्पल्स देखो, HCl में एक ही H रिलीज हो रहा था तो मोनोबेसिक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H रिलीज हो रहे थे तो डायबेसिक, HNO3 में एक ही हो रहा था मोनोबेसिक, H3PO4 में ट्राइबेसिक, 3 H रिलीज होते हैं। ये हम लोगों ने देखा था CH3COOH एसिटिक एसिड,
मोनो बेसिक होता है। 4 इसमें हम लोग को H फॉर्मूला में दिख रहे हैं, लेकिन इतनी ही इसकी बेसिसिटी नहीं होगी, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की हम बात करते हैं। फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने एसिड्स में क्या पढ़ा। एसिड्स में सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब भी किसी भी मेटल में हम लोग एसिड डालेंगे तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलती है, बबल्स के साथ में निकलती है, एक पॉपिंग साउंड आता है उसमें जब हम लोग उसके पास में माचिस की तीली लेकर आए थे, राइट। अब उसके बाद में जब हम लोगों ने उसको मेटल कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट से पास किया था, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस देती है, इस तरह से हम लोगों ने उसको पहचाना था। उसके बाद में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को समझा था। वीक एसिड्स जो पानी में बहुत कम H+ आयंस देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर हम लोगों को बहुत सारे H+ आयंस देंगे। दिस शुड बी क्लियर। बेसिस की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, जैसा कि एसिड्स में रिएक्शन था वैसा ही यहाँ पे भी रिएक्शन होता है। अल्कलीज, बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ये याद था ना तुम लोगों को। दीज रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जस्ट लाइक एसिड्स, ये भी हम लोगों को सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। जिंक का अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ NaOH के साथ में तो हम लोगों को सॉल्ट मिलता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में, तो हम लोग बाद में जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ समझेंगे कि मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं बेटा नेचर में, ठीक है। और जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट बनता है, इसको हम बाद में डिटेल में भी समझेंगे, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद calcium hydroxide, ठीक है, this is a base and this is a non-metal oxide, this will give us a salt and water, this should be क्लियर। 2 रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस को देखो तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है हमारा एसिड जैसा। बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो ज़्यादा OH आयंस को फर्निश करेगा हमारे एक्वस सोल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा ज़्यादा, वीक बेस जो होगा वो कम OH आयंस को फर्निश करेगा। बिल्कुल सिंपल, ऐसा ही समझना है। बेसिस में स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं? LiOH, NaOH, KOH, RbOH, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग के। इस तरह से तुम लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ऐसे ही बता दो, ठीक है। इस तरह से किसी को भी याद नहीं हो सकता। वीक की बात करें NH4OH, NH4OH, H2O, ठीक है, ये सारे हमारे कंपैरेटिवली वीकर बेसिस होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं लिखा क्या हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बेस दैट आयनाइजेस कंप्लीटली इन एन एक्वस सॉल्यूशन, अ वीक बेस इज अ बेस दैट आयनाइजेस ओनली स्लाइटली इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ये समझ में आना चाहिए। बेसिस में हम लोगों ने 2 रिएक्शंस पढ़े। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ बेस हम लोगों को सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा था। दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में, उनको हमने अगर बेस के साथ में रिएक्ट करवाया तो हम लोगों को सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। दिस शुड बी क्लियर। 2 रिएक्शंस हम लोगों ने एसिड्स की पढ़ी थी, 2 रिएक्शंस हम लोगों ने बेसिस की पढ़ी, ठीक है। बेसिस मेटल कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, एसिड्स रिएक्ट कर रहे थे CO2 देने के लिए। चलो अब एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या है ये समझो। एसिड्स और बेसिस में ये कॉमन है बेटा कि ये दोनों ही हम लोगों को आयंस दे रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स दे रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को एसिड्स H+ दे रहे हैं और बेसिस क्या दे रहे हैं? OH- दे रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स दे रहे हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये समझने वाली बात थी। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों आयंस दे रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स दे रहे हैं, यानी कि दोनों कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पे काम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? चार्ज पार्टिकल की मदद से। दोनों चार्ज पार्टिकल्स दे रहे हैं, यानी कि दोनों हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने वाले हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये हमारा कॉमन हो गया एसिड्स और बेसिस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया? केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं। एसिड्स की 2 रिएक्शंस,
किस किस के साथ में, वापस दोहराते जाओ यार जिससे यहीं पे याद हो जाए। मेटल के साथ में देखा था मैम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, और मेटल कार्बोनेट्स के साथ में देखा था, बाइकार्बोनेट्स के साथ में देखा था, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी जो कि लाइम वाटर को मिलकर कर रही थी। बेसिस की हम लोगों ने बात की थी, दो प्रकार की रिएक्शंस देखे थे, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस निकली थी, और जब हम लोगों ने उसको रिएक्ट करवाया था नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक होते हैं, तब हम लोगों को सॉल्ट प्लस वाटर मिला था। दिस वाज कंप्लीटली क्लियर। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेस, वीक और वीक एसिड्स बेस देख लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, क्या कॉमन है एसिड्स और बेसिस के बीच में। चलो अब इस चीज को एक बार समझो कि जब भी हम एसिड को पानी में मिलाते हैं डाइल्यूशन के लिए, ठीक है, तब किस तरह से उसको मिलाना है ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी तुम लोग एसिड को पानी में मिलाओगे या फिर पानी को एसिड में मिलाते हैं, क्या करते हैं एक्चुअल में ये समझो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है पानी का एसिड में मिलना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है। अगर तुम लोगों ने कोई ऐसा कंटेनर लिया जिसमें एसिड है और अगर उसमें तुम लोगों ने पानी डाला तो एकदम से पूरे एसिड के साथ में इतना सा पानी मिला और बर्स्ट हो सकता है तुम लोगों का कंटेनर, वेपराइज, बहुत सारे वेपर्स उठते हैं एकदम से और बहुत हार्मफुल हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी एसिड में पानी को नहीं मिलाया जाता, बल्कि बहुत सारे पानी में थोड़ा थोड़ा करके एसिड ऐसे स्टर करते करते मिलाया जाता है। ये याद रखना है। हमेशा डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करेंगे, बहुत सारे पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालते जाएंगे और उसको कंटिन्यूसली स्टर भी करते जाएंगे। एकदम से एसिड में पानी मत डाल देना, एक्सीडेंट हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है कंटेनर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज द डाइल्यूशन ऑफ एसिड विद वाटर इज अ एक्सट्रीमली हार्मफुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं अब क्या पढ़ने वाले हैं। अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, इतनी देर से मैं बता रही थी, बार बार बीच बीच में आ ही रहा था कि जब भी एसिड्स को हम बेसिस से रिएक्ट करवाते हैं तब हम लोगों को सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, याद रखना है, बार बार दोहराना है। The reaction between acid and a base invariably gives salt and water and this is known as neutralization. न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि H प्लस आयंस OH माइनस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो उसको ही हम लोगों ने बोला है न्यूट्रलाइजेशन। अब 1 H plus ion of an acid is neutralized by 1 OH ion of the base. When all the H plus ions in the acidic solution are neutralized by the same number of OH ions of the basic solution, it is completely neutralization. Completely neutral हो जाएगा हमारा solution. जितने H plus थे उतने ही OH minus के साथ में वो combine कर गए, कोई charge particles नहीं बचे, हमारा पूरा solution हो गया neutral. This is known as neutralization. Acids and base reaction के साथ क्या बनता है बेटा, salt plus water बनता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड HCl रिएक्ट करवाया NaOH बेस के साथ में, क्या मिला, सॉल्ट NaCl टेबल सॉल्ट जो होता है, प्लस वाटर मिला। एक और जो हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है उसको KOH के साथ में हम लोगों ने रिएक्ट करवाया तो हम लोगों को सॉल्ट मिला प्लस वाटर मिला, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन हो गई सॉल्ट बनाने की। अब ये समझो, इंडिकेटर्स के बारे में समझो। ये अब एक ऐसी चीज़ है जो हमें बता देगी बिना टेस्ट करे या फिर बिना केमिकल फॉर्मूला बताए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब हर एक चीज़ के ऊपर उसका केमिकल फॉर्मूला तो लिखा नहीं होता और हर एक चीज़ को हम टेस्ट करके भी नहीं देख सकते, भैया मरना थोड़ी है। इसीलिए इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। ये समझो, इंडिकेटर्स नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। इंडिकेटर्स होते क्या हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच शो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेनली कलर और ओडर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन एसिड और अ बेस। अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अपने कलर में या फिर अपनी स्मेल, जो ओडर यानी कि स्मेल में चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भैया ये एसिड है और ये बेस है। कितने प्रकार के होते हैं एक चार्ट से समझते हैं। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल में आते हैं डाइज,
ठीक है। लिटमस आता है जिसके अंदर, और ऑल्फैक्टरी में आ जाते हैं अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एसेंस या फिर क्लोव ऑयल। सिंथेटिक में आ जाता है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। अब समझो, लिटमस मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, याद हो तो, बायो का लेक्चर बार बार रिवाइज करवा रही हूं। लिटमस एक पर्पल डाई होती है, ठीक है, पर्पल कलर की डाई होती है, और ये क्वेश्चन आया था कलर के ऊपर, याद रखना, ठीक है। लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस हमें मिलता है लाइकिन से, और लाइकिन क्या था बेटा, याद होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था किस किस के बीच में? बिटवीन एल्गी एंड बिटवीन फंजाई। ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था उसको हम लोगों ने लाइकिन बोला था, और ये लाइकिन एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर भी काम करता है और हमें लिटमस भी देता है, जो कि एक पर्पल कलर की डाई होती है। अब लिटमस के बारे में समझो। लिटमस न्यूट्रल सोल्यूशन में तो पर्पल होता है जैसा उसका ओरिजिनल कलर है, लेकिन जब इसको एसिड में मिलाया जाता है तब ये रेड कलर देता है। याद कैसे रखें मैम? रेड से थोड़ा सा एकदम से डरावना सा फील आता है, डेंजरस सा फील आता है, और एसिड्स डेंजरस ही तो होते हैं। एसिड की बॉटल पे रेड कलर का क्रॉस लगा होता है, इसीलिए लिटमस एसिड में रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेसिस में ब्लू कलर का हो जाता है। बी से बेस, बी से ब्लू, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। लिटमस ओरिजिनली कौन से कलर का? पर्पल कलर का, एसिड्स में रेड, बेसिस में ब्लू हो जाता है, ठीक है। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर इन टू वेरिएंट्स, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, दो पेपर्स भी मिलते हैं। रेड लिटमस पेपर को यदि मैं एसिड में डिप करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रेड ही होना है, और यदि मैं उसको बेस में डिप करूंगी तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द ब्लू लिटमस पेपर, एन एसिड टर्न्स एन मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, अ बेस टर्न्स अ मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। वेरी क्लियर, ठीक है। इसके बाद में मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन दोनों ही हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। इनके बारे में बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये ऑरेंज कलर देता है, एसिडिक में रेड देता है, बेसिक में येलो कलर हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑरेंज तो ये ओरिजिनली होता ही है, देयरफॉर न्यूट्रल में दिस इज ऑरेंज, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट इज रेड, इन बेसिक सॉल्यूशन इट इज येलो। फिनोप्थिलीन की यदि मैं बात करूं तो ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रल में तो कलरलेस होता है, एसिडिक में भी कलरलेस रहता है, बस बेसिक में ही कलर चेंज करके पिंक कलर का हो जाता है। याद कैसे रखेंगे? पी से पिंक, पी से फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन सिर्फ एकमात्र ही बेसिक मीडियम में चेंज करता है अपना कलर, बना लेता है पिंक। 3 इंडिकेटर्स पढ़े, एक हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा लिटमस, ठीक है, और 2 सिंथेटिक पढ़े, एक पढ़ा फिनोप्थिलीन और एक पढ़ा हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज। एक और इंडिकेटर होता है नेचुरल, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जब कपड़ों के ऊपर गिर जाती है, तब जब हम उसको धोने जाते हैं उसके ऊपर साबुन लगाते हैं। साबुन क्या है? बेसिक है, ठीक है, बेसिक मीडियम में रेड हो जाती है, एसिडिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक में रेड हो जाती है। टर्मरिक भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर हो जाता है। गुड़हल का फूल हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर हो जाता है। यदि हम बात करते हैं अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, ठीक है, जो स्मेल से हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो वनीला का जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो बेसिक मीडियम में उसकी एसेंस जो है वो कम हो जाती है, एसिडिक में उतनी की उतनी ही रहती है। इस तरह से हम लोग स्मेल के बेसिस पे डिसाइड कर देते हैं। सिमिलरली फॉर अनियन ऑल्सो, अनियन का भी जो स्मेल एक टिपिकल एक जो स्मेल होता है वो बेसिक मीडियम में कम हो जाता है और एसिडिक मीडियम में उतना का उतना ही रहता है। इस तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ों को बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स कि वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं, विदाउट टेस्टिंग देम, बिना जान के खतरे के, ठीक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं। बेटा तो ये एक ऐसा इंडिकेटिव स्केल है, ठीक है, एक पीएच स्केल है जहाँ पे हम लोग एक एसिड या बेसिक की कितनी ज़्यादा लिमिट है, ठीक है, कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज़्यादा बेसिक है, वो एक स्केल की हेल्प से यहाँ पे बताते हैं। कौन सी स्केल होती है मैम? ये होती है बेटा पीएच स्केल, ठीक है। एस सोरेनसन वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निजात किया था, जिन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया था। वो एक्चुअली क्या देखना चाह रहे थे कि वो जो बियर डेली पी रहे थे वो बियर कितनी ज़्यादा एसिडिक थी, कितना ज़्यादा उनको हार्म कर रही है, ये देखना था उनको, तो उन्होंने एक पीएच स्केल का ही निजात कर दिया। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच में द पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस,
ठीक है। एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का पावर। क्या मतलब है इसका? सोल्यूशन में हाइड्रोजन का जितना भी पावर है, यानी कि कितने H+ आयंस हमारे सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं, वो हमारा pH बताता है। द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, द पावर ऑफ हाइड्रोजन, यही हमारा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हो जाता है। दिस शुड बी क्लियर। देखो डेफिनेशन से समझो। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज अ pH रेंज फ्रॉम 0 to 14 दैट इंडिकेट्स द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। 0 to 14 तक इसकी रेंज होती है। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH होता है 7, एसिडिक का pH यहाँ से पीछे की तरफ जाता है 0 तक, और बेसिक का pH जाता है न्यूट्रल से इस तरह से 14 की तरफ। बात करें न्यूट्रल से, यदि हम इस तरह से जा रहे हैं एसिडिक की तरफ, तो वीकली एसिडिक से स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता जाता है, और यहाँ से 7 से अगर आगे जाते हैं तो वीक बेसिक से स्ट्रॉन्गली बेसिक ये हमारा होता जाता है सोल्यूशन। एल्कलाइन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल यानी कि क्या? पीएच स्केल हमें ये बता रही है कोई भी सोल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। इतना सा हम लोगों को समझना था। थोड़ा डिटेल देखते हैं। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H+ आयन। ये क्या मतलब है इसका? देखो, अगर किसी का भी pH 4 होगा तो मैं बोल सकती हूँ कि 10⁻⁻⁴ इस तरह से मैं उसको लिख सकती हूँ उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो देखो, pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, हेंस द मीनिंग ऑफ द नेम pH इज जस्टिफाइड एज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बताया था pH का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ये जर्मन वर्ड आ जाता है पोटेंस, ठीक है। पोटेंस यानी पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। कितने H+ आयंस की कंसंट्रेशन है हमारे एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब अगर H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है 10⁻⁻⁷ से, 10⁻⁻⁷ से क्या 10⁻⁻⁴ ज्यादा है? बिल्कुल है मैम, क्योंकि ये ⁻⁻⁻ है, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव यानी कि मतलब क्या होता है 1/10⁻⁴, ठीक है। नेगेटिव यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो जिनकी भी कंसंट्रेशन यहाँ पे 10⁻⁻⁷ से ज्यादा होगी, यानी कि pH 7 से कम होगा, 0 से लेकर 7 तक जो भी होते हैं उन वो रेंज हमारी एसिड्स की होती है। सोल्यूशन विल बी एसिडिक। यदि H+ आयन की कंसंट्रेशन हमारी 10⁻⁻⁷ यानी कि 7 होगी तो pH 7 होगा और सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷ से कम होगी, यदि हमारी 10⁻⁻8 हुई, 10⁻⁻9 हुई, ऐसे ही 14 तक यदि होती है तो सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। इस चीज़ को समझना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर्स में, उसको मैं एंड में तुम लोगों को करवाऊंगी, तुम लोग उसका आंसर दोगे मुझे। क्या समझ में आया है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमें बता रहा है कितना ज़्यादा एसिडिटी या बेसिसिटी किसी भी मीडियम की यहाँ पे हमारे पास में है। 0 से लेकर 7 तक हमारा एसिडिक वाला चलता है, 7 से लेकर 14 तक हमारा बेसिक वाला चलता है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी चीज़ का पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि pH बता पाते हैं। pH स्केल समझ में आ गई होगी। अब देखो, pH की हम बात करते हैं डेली लाइफ में, हर ही चीज़ की हम डेली लाइफ में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारे ब्लड का हम pH देखें तो 7.35 से लेकर 7.45 तक अप्रोक्स हमारे ब्लड का pH होता है। नियरली न्यूट्रल हमारा pH होता है ब्लड का, ठीक है। pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं हमारे शरीर में, प्लांट्स के शरीर में, जो बहुत ज़्यादा pH सेंसिटिव होती हैं। बायो फिर से रिवाइज करवाती हूँ। एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक में मौजूद था। क्यों मौजूद था? क्योंकि उसमें HCl मौजूद था, तो हमारे स्टमक में अप्रोक्स 1.5 से 4 तक का pH होता है। लेकिन जैसे ही जो फूड हमारा जा रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तब उसको बेसिक मीडियम की ज़रूरत थी, क्योंकि पैंक्रिएटिक एंजाइम्स को बेसिक मीडियम चाहिए था। इसीलिए बाइल जो था, बाइल बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पे pH का फर्क पड़ रहा था क्योंकि अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग pH में काम कर रहे थे, राइट। इसीलिए pH का कंसेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब pH ऑफ अ सॉइल क्या होता है? फार्मर्स के लिए pH को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉइल कभी कभी बहुत एसिडिक हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, और
कोई भी प्लांट को जो भी पीएच चाहिए, अगर उससे ज़्यादा या उससे कम हो जाता है तो प्लांट के ऑफकोर्स पूरी क्रॉप पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए फार्मर को बहुत ध्यान से पीएच चेक करना पड़ता है, उसी के हिसाब से उन्हें उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर एसिडिक हो गया है बहुत ज़्यादा सॉइल तो उसमें उनको कोई बेस मिलाना पड़ेगा। यदि बेसिक हो गया है तो एसिड के लिए उनको डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिलाना पड़ता है, क्योंकि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे बैक्टीरिया काम करके एसिड रिलीज करते हैं जो सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस करवा देता है। ठीक है, ये ज़रूरी है समझना। अब पीएच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने तुम लोगों को समझा ही दिया कि जो HCl होता है उसकी वजह से हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो 1.5 से 4 तक का होता है। और तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा जब हम लोगों ने पीएच स्केल देखी थी 0 से 7 से 14, ठीक है, इस तरफ जब हम जा रहे तब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो 1.5 तक आ गया है, यानी हाईली एसिडिक है यार, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है जब हम स्टमक के पीएच की बात करते हैं। ठीक है, ये समझ लिया। अब पीएच इन टूथ डिके, अब इस चीज़ को समझो क्या होता है। हमें हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं 2 बार ब्रश करना चाहिए, मीठा खाकर मत सो, दांत खराब हो जाएंगे। क्या रीज़न है दांत खराब होने का, इसको एक्चुअल में अब समझो। यहाँ पे जब हम कुछ भी मीठा खाते हैं तो उस पर एसिड्स क्या होता है, एसिड्स कैसे आते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया अटैक करते हैं। वो मीठा बैक्टीरिया को भी बहुत पसंद, जैसे तुम्हें बहुत पसंद है वैसे बैक्टीरिया को भी बहुत पसंद है। तो बैक्टीरिया उस मीठे पे अटैक करेंगे, और जब उस मीठे पे अटैक करते हैं तब उसको तोड़ते तोड़ते एसिड रिलीज करते हैं। और जैसे ही मुंह में हमारा पीएच लेवल 5.5 से नीचे गिरता है, वैसे ही इनामिल जो होता है, मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, टूथ के ऊपर का जो व्हाइट कवरिंग होता है, जो इनामिल होता है, वो डिके होना शुरू हो जाता है। जैसे ही 5.5 से हमारा पीएच और ज़्यादा नीचे गिर जाता है और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है जब हमारे मुंह में मीडियम, तब हमारा इनामिल डिके होना शुरू हो जाता है, जो फर्दर ऑन और डिके होता जाता है और फिर डेंटिन तक पहुंचता है और फिर पल्प तक पहुंच जाता है, फिर दांत में होता है भयानक दर्द। ठीक है, इसी से बचने के लिए अगर पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि भैया 2 बार ब्रश करके सो, तो 2 बार ब्रश करके सो। रात में अगर हम लोगों ने बैक्टीरिया को पार्टी दे दी कि भैया अब आओ बैक्टीरिया, हमारे मुंह में तो बहुत सारी शुगर है तुम्हारे लिए भी, ठीक है, दांतों के बीच बीच में फंसी हुई है, लो तुम खाओ, एसिड बनाओ और दांत खराब करो, तो हमें ये नहीं करने देना है। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए पीएच का रोल हमारे टूथ डिके के अंदर। से पढ़ते हैं इसको। टूथ डिके हैपेंस व्हेन द टीथ आर एक्सपोज्ड टू एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ पीएच 5.5 एंड बिलो। ठीक है, अब पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैंने तुम लोगों को ये पहले भी बताया था। एंड्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे उन लोगों के पास में पीएच ऐसा होता है ना कि वो एसिड सिक्रीट करते हैं एनिमीज से बचने के लिए, जिसके ऊपर अपन बेस लगा के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। बस वही है यहाँ पे कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स का भी अपने आप को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बीज एंड प्लांट्स लाइक नेटल सिक्रीट अ हाईली एसिडिक सब्सटेंस फॉर सेल्फ डिफेंस। दीज सिक्रीटेड एसिडिक सब्सटेंसेस हैव अ स्पेसिफिक पीएच। ठीक है, पीएच से पता चल जाता है कितना ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, बहुत सारी चीज़ों के पीएच समझे कि पीएच हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एंजाइम्स को अलग अलग पीएच चाहिए रहता है काम करने के लिए। जैसे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को अलग चाहिए रहता है, स्टमक में जो एंजाइम्स रहते हैं उनको अलग चाहिए रहता है। उसके बाद में सॉइल का पीएच हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि टूथ डिके में किस तरह होता है, पेट में किस तरह होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स अपने डिफेंस के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं एसिड्स एंड बेसिस को, वो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन फर्दर। अब हम लोग समझने वाले हैं सॉल्ट्स को, और सॉल्ट्स का मैं बार बार तुम्हें बता ही चुकी हूँ। जब एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट करते हैं तब बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। किस प्रोसेस से? विद द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल हो रहा है। न्यूट्रल क्यों हो रहा है? H प्लस और OH माइनस कंबाइन हो रहे हैं, चार्ज खत्म हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज केटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज एनायंस। कुछ नया वर्ड है क्या कुछ लोगों के लिए? यहाँ पे देखो, केटायंस क्या होते हैं? केटायंस आर द बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिवली charged ions, and anions are negatively charged, just opposite, negatively charged ions। तो सॉल्ट में क्या हो रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हो रहे हैं ना, बताया ही था। ठीक है, ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन केटायन इज कमिंग फ्रॉम द बेस एंड एनायन इज कमिंग फ्रॉम द एसिड। अब ये कैसे हो रहा है, इस चीज को समझो। केटायन बेस से कैसे आ रहा है?
देखो केटाइन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। जब हम लोगों ने बेस को देखा था, ठीक है, बेस सपोज ये हमारा बेस है, ठीक है, AOH। AOH को जब मैं ब्रेक करूंगी तब A प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, क्योंकि बेसिस क्या दे रहे थे, OH माइनस दे रहे थे हम लोगों को, राइट। तो ये जिससे भी टूटेगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव ही चार्ज होगा ना, क्योंकि कंबाइंड था ये पहले, OH माइनस दे रहा था। तो A प्लस क्या है, ये केटाइन है ना, पॉजिटिवली चार्ज है। तो बेसिस से क्या आया, बेसिस से ये आया। एनायंस की यदि मैं बात करूंगी तो यहाँ पे देख लो BH, ठीक है, इसने H प्लस आयन हम लोगों को दे दिया, और B माइनस और H प्लस। B माइनस हम लोगों को दिया, B माइनस क्या था, B माइनस नेगेटिवली चार्ज है, देयरफॉर एनाइन है। तो हम लोगों को एसिड से क्या मिला, एनाइन मिला, बेसिस से क्या मिला, केटाइन मिला। अब ये A प्लस और B माइनस कंबाइन होकर हम लोगों को क्या दे रहे हैं, सॉल्ट दे रहे हैं। OH माइनस और H प्लस तो कंबाइन करके वाटर बना ही लेंगे, और ये हम लोगों को मिलकर दे रहे हैं सॉल्ट। टू मेक इट मोर क्लियर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, AOH प्लस BH, ठीक है, ये कंबाइन किए हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, ये जो था ये A पॉजिटिव OH माइनस था, ये क्या था, ये B नेगेटिव H प्लस था। A और B कंबाइन कर गए, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके हम लोग को AB सॉल्ट दे रहे हैं, और OH माइनस और H प्लस कंबाइन करके हम लोगों को वाटर दे रहे हैं। देयरफॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एसिड प्लस बेस विल गिव अस वाटर प्लस अ सॉल्ट। सॉल्ट में जो हम लोगों को केटाइन मिल रहा है वो बेस से मिल रहा है, और एनाइन जो मिल रहा है वो एसिड से मिल रहा है। दिस शुड बी वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। अब एग्जाम्पल, इन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन केटाइन सोडियम इज कमिंग फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, NaOH का एग्जाम्पल ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा तब हम लोगों को क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस देगा। Na प्लस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, देखो केटाइन है। केटाइन कहाँ से आया, बेस से आया। और एनाइन क्लोरीन इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जब ब्रेक होता है तब क्या देता है, H प्लस देता है और Cl माइनस देता है, ठीक है। Cl माइनस क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये एनाइन है। एनाइन कहाँ से आया, एसिड से आया। अब इतना सा याद रखो, A से एनायन, A से एसिड, याद करने का तरीका भी बता दिया। एनायन कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा, और केटाइन कहाँ से आएगा, बेस से आएगा, ठीक है। कंबाइन करें, एसिड और बेस ने कंबाइन करके क्या दिया, सॉल्ट दिया प्लस वाटर दिया। एनायन एसिड से आएगा, A से A आएगा, ठीक है। चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला नॉर्मल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स बाय अदर मेटल केटायंस फ्रॉम द बेसिस। बेसिस से क्या केटायंस आ रहे थे। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, जितने H प्लस थे उतने ही OH माइनस थे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और जो हम लोगों को फिर सॉल्ट मिलता है उसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, HCl प्लस NaOH। HCl भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारे के सारे H प्लस आयंस फर्बिश कर देगा ये हमारे एक्वस मीडियम में, और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ने मिलाकर जो हमारा सॉल्ट बनाया है यहाँ पे वो एक नॉर्मल सॉल्ट होगा, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे H प्लस और OH माइनस कंबाइन हो गए हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है एसिडिक सॉल्ट्स। अब एसिडिक सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट्स यानी वो सॉल्ट्स जहाँ पे H प्लस आयंस, देखो H बहुत सारे H प्लस आयंस हैं, लेकिन यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत कम OH माइनस आयंस मौजूद हैं। क्या मतलब है इसका, यदि ज़्यादा H प्लस बच जाएंगे सोल्यूशन में तो उसका थोड़ा सा एसिडिक नेचर हो जाएगा, इसीलिए इसको एसिडिक सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट किस किस से बना होगा, जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, जिसने बहुत सारे H प्लस आयंस दे दिए हैं, जब वो वीक बेस के साथ मिलेगा जिसने कम OH माइनस आयंस दिए हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस जो कम दिए हैं, जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तब हम लोगों को एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में जब वीक बेस मिलेगा तब एसिड जो स्ट्रॉन्ग था वो ज़्यादा H प्लस आयंस दे देगा, इसीलिए हमारा ये वाला जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, salts which are formed by the partial replacement of hydrogen atoms of acids are called acidic salt, जहाँ पे सारे के सारे H प्लस आयंस जो हैं वो OH माइनस के साथ कंबाइन नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल, NaH
NaHSO4 is formed when partial replacement of hydrogen atom by the sodium atoms of a बेस। समझो इसको, H2SO4 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH वीक बेस है, इसके साथ में जब ये कंबाइन हुआ NaHSO4 बना तब ये हमारा एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्टेड बेस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड, जब बेस इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि वो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे। नॉर्मल सॉल्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने यहाँ पे HCl और NaOH कंपैटिबल थे, यहाँ पे एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो H2SO4 जो था इसने ज़्यादा H+ आयंस दे दिए हम लोगों को, NaOH ने थोड़े कम OH- आयंस दिए जो कंप्लीटली इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, और यहाँ पे बन जाता है हमारा एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट्स की बात करें तो बेसिक सॉल्ट्स में जस्ट अपोजिट हो रहा है कि यहाँ पे H+ आयंस जो होंगे वो कम होंगे, OH- आयंस हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिल गए हैं जो कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए हैं H+ आयन से। ठीक है, बस इतना सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो पाया है, इसको हम लोगों ने बोल दिया है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CaOHCl इज फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप फ्रॉम CaOH बाय क्लोराइड आयंस ऑफ द एसिड। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे हम लोगों ने जब CaOH को HCl से मिलाया है तब ये सारे के सारे OH- आयंस को HCl अच्छी तरह से नहीं कर पाया है रिप्लेस। ठीक है, सिर्फ कुछ ही को कर पाया, इसी से CaOHCl बना। देखो OH यहाँ पे नहीं रिप्लेस हो पाया है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे जो हमारा एसिड था वो कंप्लीटली उसको रिप्लेस नहीं कर पाया, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, बेसिक सॉल्ट। अब देखो नेक्स्ट समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेसिस, एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया है, वीक बेस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो pH न्यूट्रल किसका होगा, जहां पे सारे के सारे OH- आयंस और H+ आयंस मिलकर न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, उनको हम बोलेंगे क्या, नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस मिलेंगे। अब जब हम एसिडिक सॉल्ट्स की बात करते हैं तब उनका pH कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करेगा वीक बेस के साथ में। ठीक है, बेसिक यानी कि pH ज्यादा हो गया 7 से, यहाँ पे क्या होगा, बेसिक यदि होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद होगा विद अ वीक एसिड। ठीक है, इतना समझना जरूरी था, एक बार इसको अच्छी तरह से देखो। अब डबल सॉल्ट्स की हम बात करते हैं, तो डबल सॉल्ट्स कहाँ होते हैं। डबल सॉल्ट्स नाम से ही समझ में आ रहा है, दो सॉल्ट्स कंबाइन कर गए, दो सिंपल सॉल्ट्स को कंबाइन करके जब एक सॉल्ट बनता है हम उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा पोटैश एलम जो हमारी फिटकरी होती है वो हो गई K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। यहाँ पे दो सॉल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, K2SO4 और Al2SO4 3, दो सॉल्ट्स मिलकर हम लोगों को यहाँ पे एक सॉल्ट दे रहे हैं, इसी को हम लोगों ने डबल सॉल्ट बोला है, और कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब डोलोमाइट भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, जहां पे CaCO3 और MgCO3 कंबाइन करते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल सॉल्ट। अब देखो हमारे सॉल्ट्स जो एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं उनकी कुछ हम प्रॉपर्टीज को यहाँ पे समझने वाले हैं। कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस जो कॉमन सॉल्ट्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला हो जाता है हमारा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा बेटा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है हमारा बेकिंग सोडा। फॉर्मूला याद रखेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है ये, और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। मैंने तुम लोगों को बताया था जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तब हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जो कि जब निकलती है, सपोज बेकरी में यूज होता है ना बेकिंग सोडा, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तब क्या होगा, वो ऐसे पोर्स बनाते हुए निकलेगी, उनको रास्ता बनाते हुए निकलेगी, और जो पोर्स होते हैं उन्हीं की वजह से स्पॉन्ज आता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। पढ़ते हैं, Sodium hydrogen carbonate is commonly called baking soda. Sodium hydrogen carbonate is used in the baking industry. बिल्कुल, it is used in preparation of soda acid.
इट इज ऑल्सो यूज इन फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो है हमारा NaOH। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। मैंने तुम लोगों को कॉस्टिक पोटाश और कॉस्टिक सोडा पहले भी बताया था। कॉस्टिक क्यों? क्योंकि ये जब स्किन वगैरह पे गिरता है तब थोड़ा सा कोरोसिव होता है नेचर में, ठीक है। अब देखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। NaCl जो होता है ना बच्चे, NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन बोलते हैं, और इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन से बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज obtained and hydrogen gas is obtained, ठीक है। इतना सा हम लोगों को याद रखना है कि ब्राइन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। एक्वस सोल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। इसी का इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जब होता है तब हम लोगों को मिल जाता है हमारे रिक्वायर्ड सॉल्ट, जो कि है हमारा कॉस्टिक सोडा या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में हम लोगों को Cl2 और हाइड्रोजन, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन भी मिल रहा होता है। इस पूरी प्रोसेस का एक नाम है बच्चे जिसको हम लोग याद रखेंगे, इसको बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। मेक डबल स्टार ऑन दिस, रिमेंबर दिस, क्लोर अल्कली प्रोसेस इसको बोला जाता है। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर किसी भी, ब्लीच करना क्या होता है, किसी भी चीज़ के कलर को हटा देना। हम बाल कलर करवाते हैं जब अपने, ठीक है, बाल कलर करवाते हैं तो उनको सबसे पहले ब्लीच करवाते हैं, जो ओरिजिनल कलर है उसको हटाते हैं, फिर उसके ऊपर कोई कलर चढ़ाते हैं। उसी ब्लीचिंग को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीचिंग यानी कि कलर हटाना। अब ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा होता है वो होता है CaOCl2, जिसको केमिकली हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये कैसे बनता है? ये बनता है बेटा स्लेक्ड लाइम जो होता है उसके क्लोरीन के साथ में रिएक्शन से। स्लेक्ड लाइम हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, CaOH2 होता है, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम मैंने बताया था, ठीक है। इसका जब रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ में तब हम लोगों को मिलता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है किसी भी सब्सटेंस को ब्लीच करने के लिए, ठीक है। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीच करवाने में मदद करवाता है? उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करवा देता है। ऑक्सीडेशन का मैंने तुम लोगों को पहले ही मतलब समझा दिया था, ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, ठीक है। तो अगर मैंने इसको डाला है KNO2 में तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस KNO3। अब CaOCl2 जो हमारा है, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, अगर इसको हम H2S के साथ मिलाएंगे तो ये CaCl2 H2O और सल्फर बनाएगा। ये कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब इट इज़ यूज टू ब्लीच कॉटन, लाइनन, टेक्सटाइल्स एंड वुड पल्प। हमारे जो कपड़ा वाली इंडस्ट्री होती है, जो क्लोथ इंडस्ट्री होती है, उसमें ये यूज होता है, ठीक है। कलर्ड मैटर प्लस ब्लीचिंग पाउडर विल गिव अस अ कलरलेस प्रोडक्ट, ठीक है। ब्लीचिंग का मतलब क्या है? कलर का उड़ा देना। कलर कैसे उड़ाता है? किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करके उड़ाता है। इसका ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिसइंफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर। इसका एक और यूज भी ये हो जाता है। This should be clear. Now, moving on further. Hydrated salts क्या होते हैं बेटा? The molecules of salts which contain fixed number of water molecules in them are called the hydrated salts. अब जो ऐसे salts होते हैं जिसमें एक fixed number of water molecules उससे attached होते हैं उनको hydrated salts बोला जाता है, और जो fixed number of water molecules attached होते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं water of crystallization। इसको हम लोग याद रखेंगे, क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इन जनरल दे एग्जिस्ट एज ड्राई एंड प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में तो एज ड्राई ही एग्जिस्ट करते हैं। दीज सॉल्ट्स ऑन हीटिंग लूज वाटर मॉलिक्यूल्स इन देम एंड फॉर्म एनहाइड्रस सॉल्ट्स। एनहाइड्रस का मतलब हाइड्रेटेड का उल्टा एनहाइड्रस, ठीक है। एग्जाम्पल फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब 7, हाइड्रेट मतलब वाटर, FeSO4.7H2O। ऑन लूजिंग वाटर गिव्स
हमें FeSO4 + 7H2O, सिंपल। हाइड्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर साथ में अटैच्ड है, जो वाटर साथ में अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद में जब इनको हीट कर दिया जाता है तब पानी उड़ जाता है, बचता क्या है, हाइड्रेटेड का उल्टा एनहाइड्रस। इतना सा है और कुछ भी नहीं है इसमें खास, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा की जब हम बात करते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, कपड़े धोने का जो सोडा हमारा होता है वो केमिकली क्या होता है, वो होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट यानी 10 यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, ये भी एक टाइप का हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया, रिमेंबर दैट, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, एडिंग वाटर टू सोडियम कार्बोनेट एंड दिस अलाउइंग दिस मिक्सचर टू कूल टू फॉर्म डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, दिस इज कॉमनली कॉल्ड वॉशिंग सोडा। Na2CO3 में जब हम लोग पानी मिला देते हैं तो वो हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दे देता है, जिसको हम कॉमनली वॉशिंग सोडा बोलते हैं। In general, sodium carbonate is prepared by passing CO2 gas through concentrated NaOH। अब ये जो Na2CO3 बन रहा है ये कैसे बन रहा है, NaOH के साथ में जब CO2 पास करवाते हैं तब Na2CO3 + H2O बनता है। इस Na2CO3 में हम पानी मिला देंगे तो वो डेकाहाइड्रेट बन जाता है, इसमें ही 10H2O ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेटली वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास क्लिनजिंग एजेंट, सोप और ग्लास पेपर में भी मैन्युफैक्चर में ये मदद करता है। मेन फंक्शन तो वॉशिंग सोडा का हम लोगों को पता ही है, क्या है, हाँ, कपड़े धोने के काम आता है, खत्म, ठीक है। चलो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें। कभी पैर टूटा है, हाथ पैर कभी टूटे हैं मम्मी पापा के मारने से, नहीं नॉर्मल गिरने वगैरह से, तो प्लास्टर लगता है हाथ में, वो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको हम POP भी बोलते हैं। लड़कियां घर में बहुत सारे आइटम्स भी बनाती हैं POP के, जिनको आर्ट वगैरह का शौक होता है, मैंने भी किए हैं ये काम, ठीक है। POP जो हमारा होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब समझ में आ रहा है, हेमी मतलब आधा, आधा मतलब हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या मॉलिक्यूल एक्चुअल में हाफ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं, फॉर्मूला है, 2 मॉलिक्यूल्स को मिला दो तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें ऐड होगा, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। CaSO4.2H2O जो कि जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम का ये नाम याद रखेंगे, ये पता है ये आया है एग्जाम में, याद रखना। जिप्सम CaSO4.2H2O को जब हम 373 केल्विन पे हीट करेंगे तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, CaSO4.12H2O, हेमीहाइड्रेट है बेटा, ठीक है। हीट कर देंगे तो हमारा 3/2H2O उड़ जाता है, बचता कितना है, हाफ H2O, और इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और अब जब इसको हम हीट कर देते हैं कितने, 373 K पे, तब हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है जो कि हेमीहाइड्रेट है। जिप्सम डाइहाइड्रेट, हमारा ये जो POP है वो हो जाता है हेमीहाइड्रेट, ओके। नाउ इतना हम लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, कुछ कॉमन सॉल्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट्स में हम लोगों ने कौन कौन से सॉल्ट्स की बात की, एक बार फटाफट से रिविजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग क्या बोला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बना था, क्लोर अल्कली प्रोसेस से बना था। NaCl जो कि ब्राइन होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन, ठीक है। इसमें जब हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब इसका किया था तब हम लोगों को NaOH + Cl2 + H2 मिला था। ब्लीचिंग पाउडर की हम लोगों ने बात करी थी, ब्लीच कर देता है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को देखा था जिसमें एडेड वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वॉशिंग सोडा हम लोगों ने पढ़ा जिसमें डेकाहाइड्रेट अटैच्ड होता है Na2CO3 में। Na2CO3 कैसे बनता है, NaOH से जब CO2 को पास करते हैं तब बनता है Na2CO3 + H2O। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोगों ने देखा था, जो हमें फ्रैक्चर में जब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे हाथ पे लगता है, पैर पे लगता है, उसको हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला था। मिलता कैसे है, जब जिप्सम को हम हीट करते हैं, जिप्सम डाइहाइड्रेट होता है, 3/2H2O उड़ जाता है, हाफ H2O बच जाता है, उसको हम लोगों ने बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस शुड बी वेरी क्लियर बच्चे। चलो अब एज यूजुअल कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कुछ सॉल्व करते हैं और समझते हैं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है यार। सबसे पहला क्वेश्चन, द pH वैल्यू ऑफ अ सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज।
इसका आंसर देने की कोशिश करो। मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, जो पीने लायक हो जाएगा, मल्टीपली डिस्टिलेटेड है, पीने लायक पानी का पीएच कितना होना चाहिए, खुद से सोच के बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ इसका आंसर। सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। जीरो, जीरो का मतलब क्या हो जाएगा पीएच? जीरो पीएच का मतलब हो जाएगा इट विल बी हाईली हाईली एसिडिक, ठीक है, हाईली एसिडिक पानी तो हम पिएंगे नहीं, therefore this is a big cross. Very near to 7, very near to 7 यानी very near to neutral, this can be the answer. Very near to 0, no. 14 का मतलब क्या हो जाएगा? It will be highly highly basic, therefore a big no no, ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर जाएगा वेरी नियर टू 7, यानी कि हमारा ऑलमोस्ट न्यूट्रल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मल्टीपल डिस्टिलेटेड वाटर। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट? इनमें से क्या कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं बता रहा है? अभी हम लोगों ने आज ही एक इक्वेशन में देखा था कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, कैसे बन रहा था, जब CO2 गैस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम कैसे चेक करते हैं, लाइम वाटर से पास करते हैं, ठीक है। तब हम लोगों ने देखा था लाइम वाटर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जिसमें से हम लोगों ने जब CO2 गैस पास की थी तब हम लोगों को मिला था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लाइम वाटर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है बिल्कुल, चौक होती है बिल्कुल, मार्बल होता है बिल्कुल, ठीक है। मार्बल की बात हम लोगों ने की थी पिछले वाले लेक्चर में, जब हम लोगों ने ये पढ़ा था ताजमहल कोरोड हो रहा था, मैंने तब बताया था मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, और वो ही कोरोड हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution having a pH equal to 0 is known as, very easy, जिसका pH equal to 0 होगा। हम लोगों ने देखा था हमारी pH की स्केल 0 से लेकर जा रही थी 14 तक, बीच में आ रहा था रास्ता न्यूट्रल जोन का, ठीक है। 0 से 7 कितना होगा, 7 से 14 कितना होगा बेटा? 0 से 7 एसिडिक, it goes from highly acidic to moderately acidic, ठीक है, उसके बाद में to up to neutral, और फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो this was highly basic। तो 0 अगर होगा तो कितना होगा? हाईली अल्कलाइन सोल्यूशन? नो। हाईली एसिडिक सोल्यूशन? एब्सोल्युटली यस। वीकली एसिडिक? नो, क्योंकि वीकली एसिडिक हमारा 7 के पास में होगा यार, यहाँ से जाते जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती है, तो आंसर जाएगा हाईली हाईली एसिडिक सोल्यूशन, न्यूट्रल नहीं, क्योंकि न्यूट्रल में अप्रोक्स pH हो जाता है 7। Moving on further, match list with list 2 and select the correct answer using the code in the list। अब इसका आंसर मुझे बताओ। इसका आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगी तुम लोगों को कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। तो चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है बोरिक एसिड। तो बेटा बोरिक एसिड 1870s के टाइम से ही एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था। आई वॉशेस के लिए, माउथ वॉशेस के लिए बोरिक एसिड का एक्सट्रीम यूज किया जाता था। तो बोरिक एसिड क्या हो गया? एंटीसेप्टिक हो गया। सिट्रिक एसिड की हम अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड स्लो डाउन करता है बैक्टीरिया के या फिर फंगस के या फिर ईस्ट के प्रोडक्शन को किसी भी फूड में, ठीक है, इसीलिए इसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको याद रखेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेसिक होता है नेचर में, इसीलिए इसे एज एन एंटासिड यूज किया जाता है। बेटा एंटासिड्स की यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बेसिस होते हैं जिनको यूज किया जाता है, इनका मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, रुको। एंटासिड्स नाम से ही समझ में आ रहा है, विच इज अगेंस्ट एसिड, विच इज एंटी एसिड। पेट में जब ज़्यादा एसिड हो जाता है, ठीक है, ओल्ड एज में हम देखते हैं यूजुअली कंप्लेन होती है एसिडिटी की, स्टमक में एक्सट्रीम एसिड प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम बेसिक सब्सटेंसेस देते हैं उनको बोला जाता है एंटासिड्स। और ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था हमारा, ठीक है। उसके बाद में हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी हम यूज करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी हम यूज करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सो ऑन, बहुत सारे बेसिस यूज होते हैं। कॉमनली यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, इतना आप याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। दिस इज यूज्ड एज द मोस्ट कॉमन एंटासिड। अब देखो यहाँ पे हमारे ये कॉम्बिनेशन मिल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड। अब एसिटिक एसिड जो कि हमारा विनेगर था, जो मैंने बताया था ना बहुत सारे खानों वगैरह में भी डलता है, पिकल में भी डलता है विनेगर, मम्मी जब बनाती हैं घर पे तब एसिटिक एसिड भी हमारे अचार बनाने में डाला जाता है। तो ये तो सारे ऑलरेडी कंबाइंड हैं, तो ऑप्शन क्या जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, आंसर जाएगा ए। कुछ कॉमन यूजेस हम इनके याद रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए हमें याद रखना जरूरी था। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट फैक्टर इज अ सोल्यूशन विथ pH 2 मोर एसिडिक देन द वन विथ pH 6? कितने फैक्टर से हमारा सोल्यूशन जिसका pH हमारा 2 है, ठीक है, वो एसिडिक है एक ऐसे सोल्यूशन से जिसका pH 6 है? ये कैसे बताएंगे हम लोग? अब मैंने तुम लोगों को pH का कंसेप्ट बताया था, यहाँ पे वो अब चीज़ यूज होगी। नेगेटिव हमारा जो लॉगैरिथम होता है वो आता है इसमें H+ आयंस का, इसका कितना होगा कंसंट्रेशन 10⁻⁻², ठीक है। इसका कितना होगा 10⁻⁻6। ज़्यादा किसका है? ज़्यादा इसका है ना, यहाँ पे ज़्यादा H+ आयंस होंगे, यहाँ पे कम H+ आयंस होंगे। अब इतना ही पूछा गया है कितने कम H+ आयंस होंगे, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10⁻⁴ का। इतना कंसंट्रेशन में डिफरेंस है ना H+ आयंस के। मैंने तुम लोगों को बताया था ना किस तरह pH को हम कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव लॉगैरिथम होता है H+ आयंस का। बताता क्या है pH कि हमारे सोल्यूशन में कितने H+ आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। रेज़ टू द पावर माइनस में चला जाएगा जितना भी हमारा वैल्यू है, रेज़ टू द पावर माइनस में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसी का यहाँ पे बेटा यूज हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया था। कितने फैक्टर से ये ज्यादा एसिडिक है, तो हम बताएंगे 10⁻⁴ से ज्यादा एसिडिक है। इस तरह से हमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। अब ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई सोल्यूशन है जो 100 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है, 100 टाइम्स का मतलब 10⁻² टाइम्स ज्यादा एसिडिक है, तो हम उसमें कैलकुलेट कर लेंगे 1000 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है, यानी कि 10⁻³ टाइम्स ज्यादा एसिडिक है। तो हम लोग इस तरह से हर चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा ये एप्लीकेशन है हमारे नॉलेज का जो हम लोगों ने लेक्चर में देखा था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लिटमस पेपर इज चेंज इनटू ब्लू इन द सोल्यूशन ऑफ। रेड लिटमस पेपर, लिटमस पेपर वापस रिवाइज करवाती हूँ। लिटमस पर्पल कलर का था बेटा, ठीक है, पर्पल कलर का था, एसिडिक मीडियम में रेड कलर दे रहा था, बेसिक मीडियम में बी से बेसिक, बी से ब्लू, इस तरह से हम लोगों ने याद रखा था, ठीक है। अब क्वेश्चन है रेड लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू ब्लू, ब्लू कौन से सोल्यूशन में हो जाएगा? तो बेटा बेसिक ना, इतना इजी, बेसिक मीडियम में ये सोल्यूशन हो जाएगा ब्लू। इतने इजी क्वेश्चंस आए बेटा, हर एक क्वेश्चन सीडीएस के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चंस हमसे किस तरह से बन पा रहे हैं, लेक्चर के एक एक कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन बन पा रहा है। यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ कि क्वेश्चंस तो मुझे नहीं पता क्या आएंगे एग्जाम में, क्योंकि मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर बोल सकती हूँ जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए ध्यान से फोकस करना है इस लेक्चर पर। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द प्रोडक्ट इज। अब हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब H+ जो सारे आयंस थे उन्हें OH- को सबको न्यूट्रलाइज कर लिया था, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये ही पूछा गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना था, किसके बीच में हो रहा था न्यूट्रलाइजेशन? एसिड और बेस के बीच में हो रहा था, राइट। क्या बन रहा था? एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू, मैम कितनी बार बताओगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? सॉल्ट प्लस वाटर, सी।
ये क्लियर होना चाहिए था। हम लोगों ने यहीं पे देखा था एसिडिक सॉल्ट जहाँ पे ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, बेस वीक होता है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट जिसमें बेस जो हमारा होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि ज़्यादा OH माइनस होते हैं, कम H+ आयंस होते हैं। हर एक चीज़ को हम लोगों ने इस लेक्चर में समझा है। दिस शुड बी क्लियर। इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं बेटा। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, यदि हम लोगों को एग्जैक्ट पीएच ना भी पता हो तो हमें इतना सा पता है कि अप्रोक्स न्यूट्रल होता है, ठीक है। और अप्रोक्स न्यूट्रल होगा तो अराउंड 7 होगा, ठीक है। अराउंड 7 होगा तो ये आंसर होगा। ये तो बताया भी था मैंने तुम लोगों को कि इतना होता है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो अराउंड 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। अलग अलग जगह अलग अलग चेंज भी हो जाता है, जैसे स्टमक में 1.5 to 4 हो गया था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उससे बचाता कौन है, उस एसिडिक से म्यूकस लेयर बचाती है। हर एक चीज़ हम लोगों ने कवर किया बेटा। ये इस तरह से ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ नया नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारे सारे क्वेश्चंस भी कर लिए जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे। पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक फटाफट से क्विक रिविजन करते हैं। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स की जब हम बात करते हैं तब एसिड्स वो होते हैं जो साउर इन टेस्ट होते हैं, बेसेस वो होते हैं जो बिटर होते हैं। लेकिन हर बार टेस्ट करके हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, भैया जिंदा रहना है। तो अगर केमिस्ट की नज़र से देखें तो एसिड्स H+ रिलीज करते हैं वाटर में और बेसेस OH- रिलीज करते हैं वाटर में, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि ये लोग अपनी एसिडिटी और बेसिक कैरेक्टर जो है वो पानी में ही शो कर रहे होते हैं जब ये H+ देते हैं या फिर जब ये OH- देते हैं, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। H+ आयन थोड़ा सा कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है, इसीलिए H2O के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये हम लोगों ने देखा था। और जब हम लोगों ने बात की थी बेसिस की, तब बेसिस वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोगों ने बोला था अल्कलीज। सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस का जब कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला था, तब हम लोगों को मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये देखा था। एसिड्स दो प्रकार के होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड हम लोगों को प्लांट और एनिमल सोर्स से मिलता है, ये देखा था। ऑर्गेनिक एसिड्स कंपैरेटिवली थोड़े वीकर एसिड्स होते हैं, उनके सोर्सेज देखे थे, जैसे हम लोगों ने लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे देखे थे, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड देखा था, एसिटिक एसिड देखा था, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब देखे थे। जब हम लोग बात करते हैं मिनरल एसिड्स की तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये सारे हमारे हो जाते हैं कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मिनरल एसिड जो हम लोगों को रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने एसिड्स में देखा था कंसनट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स। ये भी देखा था कि कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि पानी में, बहुत सारे पानी में थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालना चाहिए और कंटिन्यूसली उसको मिलाते रहना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने एसिड के कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे थे। जब वो मेटल से रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस देता है, जब वो मेटल कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। बेसिस के हम लोगों ने रिएक्शंस देखे थे, मेटल के साथ में वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट दे रहा था। और उसके बाद में हम लोगों ने उसका रिएक्शन देखा था नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, जो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है मैम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोगों ने देखा था कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिससे मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। बिल्कुल। हम लोगों ने सॉल्ट्स के रिएक्शंस देखे थे कि सॉल्ट कितने अलग अलग प्रकार का होता है। नॉर्मल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। उसके बाद में डबल सॉल्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में कौन कौन से सॉल्ट यूज होते हैं, हमने ये देखा था। हम लोगों ने उसके बाद में देखा था इंडिकेटर्स को, क्योंकि हर एक चीज पे केमिकल फॉर्मूला तो लिखा नहीं होता, इसलिए हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। इंडिकेटर्स नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, हमारा लिटमस पेपर आ जाता है जो कि लाइकन से बना होता है। लाइकन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई, दिस वाज क्लियर, ठीक है। उसके बाद में लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन की बात करी थी, पी से फिनोप्थिलीन, पी से पिंक, पिंक इन बेसिक मीडियम। मिथाइल ऑरेंज की भी हम लोगों ने बात की थी, रेड में सॉरी एसिड में कौन सा कलर, ठीक है, बेसिक में कौन सा कलर, ये देखा था। उसके बाद में ऑल्फैक्टरी भी हम लोगों ने देखा था कि वनीला एसेंस या फिर ऑनियन की हम लोग बात करते हैं तो वो बेसिक मीडियम में उनका जो एसेंस है वो कम हो जाता है, एसिडिक मीडियम में इट रिमेन्स द सेम। इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स टर्मरिक जैसे भी होते हैं, गुड़हल का फूल जैसे भी होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बात किया था यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको हम लोगों ने बोला था पीएच, ठीक है, विच शोज अस द हाइड्रो
हाइड्रोजन का पावर, पोटेंस जिसको जर्मन वर्ड है पोटेंस यहाँ से आया है, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में, ये हमें बताता है पीएच स्केल। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक की स्केल होती है, 7 न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेगेटिव लोगैरिथम होता है H+ का, अगर पीएच किसी का 6 है तो 10⁻⁻⁶ उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी H+ की उसमें पानी में। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन जो है उसमें, अगर पीएच 14 है तो 10⁻⁻14 हो जाएगी कंसंट्रेशन H+ आयंस की। इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो कि होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंगेजिंग भी है, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, काफ़ी कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। इतना पोर्शन आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, कोशिश करें क्लास ही में ये पूरा निपटा कर जाएं, जिससे रिविजन के टाइम पे ज़्यादा टाइम आपको इसको देना ना पड़े। मेरा एम हमेशा यही रहेगा, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, भले वो बायो हो, केमिस्ट्री हो या आने वाला फिजिक्स हो, यहाँ पे क्लास में ही हम लोग हर एक चीज़ को याद कर कर जाएंगे। इसीलिए आप लोग साथ साथ में फोकस करते रहा कीजिए, क्लास में ही सब कुछ याद करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वंदे मातरम।